से पढ़ाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आफ्टर दैट यू हैव टू से टू दैट पीपल दैट यू आर आस्किंग इनकम्प्लीट। बाय होम में चेंज करके मैंने क्या प्रूव किया, ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग में लिख करके क्या प्रूव किया, ये क्वेश्चन वर्ड का भी वर्क कर रहा है। इसीलिए डायरेक्ट ये बताया जाता है हु को बाय होम में कन्वर्ट करके। कल मैंने वॉइस से रिलेटेड बेसिक चीज़ों को पढ़ा। आज हम कुछ चेंजमेंट जो वॉइस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बताने जा रहे हैं। जैसा कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंजमेंट है टेंस से रिलेटेड, ठीक है। टेंस से रिलेटेड चेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें टेंस का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। वॉइस पढ़ाने के बाद मैं टेंस के बारे में अर्थात टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो 4 3 जा 12, यानी कि काइंड्स मिला करके टेंस के टोटल 12 काइंड्स हुए, ठीक है। लेकिन इन 12 काइंड्स में से 12 काइंड्स की वॉइस नहीं बनती है, सिर्फ 8 टेंस की वॉइस बनती है। अब किसकी नहीं बनती है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और इधर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वॉइस नहीं बनती है। इन 4 को छोड़ करके शेष जितने भी टेंस हैं उन सब की पैसिव वॉइस बनती हैं। अगर हम 12 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल 8, यानी कि 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। क्लियर। अब जिन टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है, उनकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। क्लियर। ठीक है, देखिए इधर मैंने लिखा टेंस, इधर लिखा हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर प्लस बीइंग। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, इसके बाद आ जाइए पास्ट में। तो पास्ट में पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। इसके बाद बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर प्लस बीइंग। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट।
टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी या विल बी। इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल, इसके बाद हैव बीन। देखिए ये थी टेंस और उनकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर। देखिए एक मैं आप लोगों को मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब रटनी नहीं पड़ेंगी। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब याद करना है तो आप जस्ट उसके अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। ये देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की क्या हुई, इज एम आर। अब जैसे आ जाइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी तो इसमें आपको इज एम आर और अपने तरफ से क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। क्लियर। इसके बाद जैसे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो इसके जस्ट अगला वाले टेंस में जाइए तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। और अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे जस्ट आगे वाले टेंस में जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। और जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी तो सेम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया। इसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, तो हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद वाले टेंस में। कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और हम जानते हैं इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। जस्ट इसके आगे वाले टेंस में जाएंगे, आएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी, विल बी। और फ्यूचर इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे तो जस्ट इसके आगे वाले टेंस में जाएंगे। टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल, उसके बाद हैव बीन। इसके बाद बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। क्लियर। और जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके बाद जब हम वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब हमेशा, वर्ब की जो फॉर्म होगी हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। जैसा कि हम जानते हैं जो पैसिव वॉइस होती है टेंस की बनाई जाती है और इंपरेटिव सेंटेंस की बनाई जाती है। क्लियर। और जब भी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर। अगर बात करें यहाँ पर हम सेंटेंस की, अगर कोई बेटा हम सेंटेंस के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आफ्टर दैट यू हैव टू से टू दैट पीपल दैट यू आर आस्किंग इनकम्प्लीट क्वेश्चन। अगर वो पर्सन समझदार होगा तो आपसे पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या बेस पर सेंटेंस के काइंड, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर सेंटेंस के काइंड, तो मीनिंग के बेस पर सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैंने थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके टोटल 5 यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग 5 काइंड सेंटेंस के होते हैं, इन 5 काइंड सेंटेंस में से सिर्फ 3 सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। और असर्टिव और इंट्रोगेटिव हम टेंस के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। जो आप लोग अफर्मेटिव और निगेटिव की पैसिव वॉइस पढ़ते हो, ये अफर्मेटिव और निगेटिव असर्टिव सेंटेंस के काइंड हैं। क्लियर। और इंट्रोगेटिव में हम लोग पढ़ते ही हैं हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन वर्ड
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस को टेंस से हटकर अलग से पढ़ाया जाता है। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको माइंड में सेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला काम करते क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करते हैं। चाहे हम असर्टिव सेंटेंस का वॉइस बना रहे हों, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, चाहे इंपरेटिव सेंटेंस की वॉइस बना रहे हों, यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। क्लियर? देखिए, और दूसरी बात ये है, जैसे कि मैंने एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वॉइस आप लोगों को बता दी, तो जो वॉइस बनाने का तरीका होगा, ठीक है, बाकी से जो भी 7 टेंस आपके बचेंगे सब में उसी प्रकार से रूल्स फॉलो होंगे, सिर्फ चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए आप लोग एक टेंस की वॉइस को बहुत ही अटेंटिवली ऑब्जर्व करिए ताकि आप जो है 7 जो शेष टेंस हैं आप उसकी पैसिव वॉइस इजीली अंडरस्टैंड कर ले जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो नॉर्मली उसमें जो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं उसका नेम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर रफली हम स्ट्रक्चर जरूर जान लेंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट किया जाता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस ऐड होता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट किया जाता है, इसके बाद अदर वर्ड राइट किया जाता है। क्लियर? वर्ब फर्स्ट कब आती है? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। वर्ब फर्स्ट में यस यस आई एस कब ऐड होता है? जब सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ये टेंस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। क्लियर? इसके बाद जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, अभी मैंने बताया कि जब किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करना। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ राइट करेंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करेंगे। क्लियर? इसके बाद राइट करेंगे हेल्पिंग वर्ब। चूँकि हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस तो हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। ठीक है, जो बेटा ये इज एम आर अप्लाई किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा गया है। क्लियर? अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपकी क्या ली जाएगी? इज। अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी लिखी जाएगी आर। अगर यहाँ पर आई आया है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी एम यूज की जाएगी। क्लियर? इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। क्लियर? अगर अदर वर्ड आते हैं तो उसके बाद अदर वर्ड को राइट कर देंगे। क्लियर? इसके बाद बाई का यूज करेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ राइट कर दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दिया जाएगा। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स जब भी कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आए और उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस का टेंस। देखिए ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब फर्स्ट में ई एस ऐड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अर्थात ये स्ट्रक्चर जो मैच कर रहा है इससे मैच कर रहा है, जो कि स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो इससे ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? और उसके बाद हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। जैसा कि मैंने जो इसके
पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना बताया था। किसी भी सेंटेंस में यदि हमें सब्जेक्ट फाइंड करना होता है तो हमें हु से क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसा कि सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, जो टीचर है स्टूडेंट्स को टीच करता है, क्लियर। तो यहाँ पर कौन स्टूडेंट्स को टीच करता है? टीचर, ठीक है। देखो मैंने हु से क्वेश्चन किया, हमें आंसर जो मिला टीचर मिला, अर्थात जो टीचर है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्लियर। मैंने ऑब्जेक्ट को भी फाइंड आउट करने का मेथड बताया था, व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे, क्लियर। यहाँ पर हिंदी अर्थ इसका है कि टीचर, ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो टीचर किसे पढ़ाता है? तो आंसर हमें मिला स्टूडेंट्स को, अर्थात विद्यार्थियों को। मैंने बताया था हुम से क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, अर्थात द स्टूडेंट सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द टीचर और ऑब्जेक्ट कौन है? द स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जब किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा वर्क होता है सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना। सेकंड हमारा जो रूल होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, जो कि मैंने कर लिया। अब जरा देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखो ये है और ये एक्टिव वॉइस के फॉर्मेशन से मैच भी कर रहा है। अब हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो देखिए पैसिव वॉइस, ये स्ट्रक्चर इसीलिए लिखा गया है कि अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए तो आपको पैसिव वॉइस में इस प्रकार से चेंज करना है। तो क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करना है। ऑब्जेक्ट कौन है? द स्टूडेंट्स, तो इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दीजिए तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स, क्लियर। ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर में से कोई एक लगेगी, क्लियर। जरा देखिए बेटा, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा गया है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। देखिए द स्टूडेंट्स जो है ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो अभी मैंने बताया कि प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर लगेगी, क्लियर। इसके बाद वर्ब की कौन सी? देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने पैसिव वॉइस की यूज की, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में वर्ब कौन है? टीच। टीच की थर्ड फॉर्म होती बेटा टाट, टीच, टाट, टाट, क्लियर। इसके बाद देखिए बेटा क्या लिखना है हमें? अदर वर्ड, लेकिन अदर वर्ड है नहीं, ठीक है। ये देखिए बेटा अदर वर्ड, लेकिन सेंटेंस में क्या अदर वर्ड है एक्टिव वॉइस के? नहीं है, ठीक है। इसके बाद किसका यूज करना है? बाई का, ठीक है, बाई का यूज कर दीजिए, ठीक है। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड होगा तभी यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं यूज करेंगे, क्लियर। इसके बाद हमने बाय का यूज कर दिया, ओके। इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। चलिए इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दो तो हो जाएगा द टीचर। ये देखिए बेटा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, क्लियर। चलिए एक बात मैं यहाँ बेसिक और बताने वाला हूँ। अगर मान लिया यहाँ पर ये टीचर नाउन है जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, ये स्टूडेंट भी नाउन है, वो बात की बात है कि कैसा नाउन है, ये भी नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। अगर इन नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन आता तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो बेटा याद रखना कि प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन की एक स्पेसिफिकेशन ये होती है। प्रोनाउन की काइंड्स की बात करेंगे तो प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स हैं और उन, ठीक है, बहुत सारे का मतलब 11, ठीक है, मेनली 11 काइंड्स हैं और उन 11 काइंड्स में पर्सनल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, ठीक है, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके केस होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि प्रोनाउन के मेनली 3 केसेस होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस एंड तीसरा पोसेसिव केस। और इन प्रोनाउंस की ये स्पेसिफिकेशन होती है कि ये सेंटेंस के जिस प्लेस पर यूज किए जाते हैं इनका केस वही होता है। अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किए जाएंगे तो इनका केस सब्जेक्टिव होगा, यदि ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किए जाएंगे तो इनका केस ऑब्जेक्टिव होगा। ये जो प्रोनाउन यानी कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जब मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर जितना भी, ठीक है, जितने भी स्पेसिफिकेशन इनसे रिलेटेड हैं वहीं पर बताया जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं प्रोनाउन से रिलेटेड ले रहा हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ कि जैसे आ गया कि ही convinces his brother
क्लियर। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने देखा सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर से ये मैच कर रहा है। अगर बात हम सेंटेंस आइडेंटिफाई करने की करें तो ये सेंटेंस कैसा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, तो सेंटेंस किसका होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की दूसरी पहचान की बात करें तो याद रखना बेटा, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो समझ जाना कि वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसा कि ये सेंटेंस लिखा भी है कि ही कन्विंसेस हिज ब्रदर, वह अपने भाई को समझाता है। कौन अपने भाई को समझाता है, वह। कौन लगाने से क्या मिलता है, अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट। ये देखो, ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा, लास्ट में ये देखो बेटा फुल स्टॉप लगा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हमने टेंस और सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी मैंने आइडेंटिफाई किया, कौन है, ही, और ऑब्जेक्ट कौन है, हिज ब्रदर है। क्लियर। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में करते क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर तो लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। क्लियर। बहुत सारे इंग्लिश में रूल्स हैं, आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्लियर। अब इसके बाद देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर राइट किया, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ड लेनी है पैसिव वॉइस की, इज, एम, आर में से कोई एक लगेगा। अब लड़का यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो जाता है, अब यहाँ पर दो वर्ड आ गए। एक वर्ड आया है ब्रदर जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, और ये आया है हिज जो कि ही का पोसेसिव केस है। अब लड़का सोचता है हम किसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो बेटा याद रखना कभी भी पोसेसिव केस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती है, बल्कि उसके बाद आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, अगर नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। यानी कि पोसेसिव केस के बाद आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे मान लिया हिज है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से माइन लगाते हैं कि ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर जाएगी। मान लिया यहाँ देयर होता तो अच्छा दे का पोसेसिव केस देयर, अच्छा दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं, पोसेसिव केस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इसके बाद आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर। तो देखिए बेटा इज, एम, आर में क्या लगेगी, इज अब यूज की जाएगी। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब कौन है बेटा, कन्विंस। कन्विंस की थर्ड फॉर्म होती है बेटा कन्विंस्ड। क्या होती है बेटा, कन्विंस्ड। अब इसके बाद जरा देखिए अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड, सेंटेंस में अदर वर्ड है नहीं तो नहीं लिखना है। इसके बाद किसका यूज करना है, बाई का, तो यहाँ पर हम बाई का यूज कर देंगे। क्लियर। इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर कौन है, ही। जरा देखो ही यहाँ सब्जेक्टिव केस में क्यों लिखा गया, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है, इसीलिए सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में आया है। ठीक है। जब ही को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अभी मैंने बताया था कि प्रोनाउन को जिस प्लेस पर यूज किया जाता है उसी केस में आता है। ही यहाँ सब्जेक्टिव केस में इसलिए आया है क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा तो इसका केस होगा ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। अगर नहीं पता तो जब मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ सारी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। तो इसका जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा, हिज ब्रदर इज कन्विंस्ड बाय हिम। देखते हैं निगेटिव सेंटेंस की किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। ये स्ट्रक्चर्स आपको नहीं पता है तो आप लोग, ठीक है, बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि हम जब अगला वीडियो, ठीक है, बनाएंगे, आगे वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर हम टेंस का भी वीडियो बना देंगे, तो आप लोग वहाँ टेंस पढ़ लेना। अभी कंप्लीटली हम वॉइस फिनिश करते हैं। क्लियर। देखिए एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है। क्लियर। और उसके बाद में यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक नॉट का, एक नेवर का। तो पहले हम नॉट वाला राइट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, इसके बाद में नॉट का यूज करते हैं, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में बेटा ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड। क्लियर। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, जब नेवर का फॉर्मेशन आता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती, डायरेक्ट नेवर। और नेवर यूज करने के बाद जो रूल फॉलो होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में क्या ऐड कर देंगे, SES IES। क्लियर। इसके बाद में बेटा ऑब्जेक्ट और इसके बाद में क्या, अदर वर्ड।
ये थे बेटा नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो सेम रूल फॉलो होगा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करेंगे। इसके बाद पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो कि होती क्या है, इज एम आर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होती है। इसके बाद में बेटा अगर मान लिया कि ये वाला स्ट्रक्चर है अर्थात नॉट वाला स्ट्रक्चर है तो नॉट का यूज कर देंगे। अगर बेटा नेवर वाला स्ट्रक्चर है तो नेवर का यूज कर देंगे। कहने का मतलब इसके एक्टिव वॉइस के दो स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में एक ही स्ट्रक्चर बनता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर ये नॉट वाला स्ट्रक्चर आया है तो नॉट को यूज करेंगे, अगर नेवर वाला स्ट्रक्चर आया है तो नेवर को यूज करेंगे। क्लियर। इसके बाद में बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बेटा अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड को यूज करेंगे, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इसके बाद बेटा बाय का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ राइट कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दिया जाएगा। ये था पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्लियर। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की पहचान की बात करें तो याद रखना निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, बीच में ठीक है नॉट या नेवर आता है। अगर ये फॉर्मेशन है तो समझ जाना कि सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। क्लियर। चलिए अब हम ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आ गया कि दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क। क्लियर। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा वर्क होता है सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करना। तो सेंटेंस का टेंस आप लोग आइडेंटिफाई कर ले गए होंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखिए बेटा इससे मैच कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर। और इसके बाद हमने सेंटेंस में टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद हम सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे। और अभी मैंने सेंटेंस आइडेंटिफाई करने का मेथड बताया। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, बीच में नॉट नेवर हो, लास्ट में फुल स्टॉप आया हो तो समझ जाना कि वो निगेटिव सेंटेंस है। लिखा है दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, वे अपना वर्क नहीं करते हैं। कौन अपना वर्क नहीं करते हैं, वे। अभी मैंने बताया था कि कौन लगाने से क्या मिलता है, सब्जेक्ट, अर्थात दे सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट। ये देखो बेटा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लास्ट में देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, बीच में ये देखो नॉट आया है, अर्थात सेंटेंस कैसा हुआ, निगेटिव। तो आपको टेंस और सेंटेंस क्लियर हो गया कौन कौन है। इसके बाद हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का मेथड मैंने बताया है, व्हाट या हुम से क्वेश्चन किया जाता है। क्लियर। चलिए हम क्वेश्चन कर देते हैं व्हाट से। लिखा है दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, वे अपना वर्क नहीं करते हैं। वे क्या नहीं करते हैं, अपना वर्क। देखो बेटा अभी मैंने क्या से क्वेश्चन किया तो आंसर क्या मिला, अपना वर्क। ये सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है। देखिए जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले वर्क हमारा होता है सबसे पहले हमारा वर्क होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करना। ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, दियर वर्क। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, दियर वर्क। मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद में ये देखिए बेटा फॉर्मेशन भी लिखा है, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगानी है, सेम रूल पोसेसिव केस। इसके बाद नाउन, तो नाउन के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। नाउन कैसा है, सिंगुलर है तो क्या यूज किया जाएगा, इज। अब फॉर्मेशन किसका है, नॉट वाला, तो यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, नॉट का। क्लियर। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, इसको आप लोग देखते जाइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन वर्ब आई है, कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है बेटा कंप्लीटेड।
क्लियर। इसके बाद बेटा अदर वर्ड है नहीं सेंटेंस में तो कोई बात नहीं, इसके बाद किसका यूज करेंगे, बाय का यूज कर देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ राइट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। सब्जेक्ट कौन है, दे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा क्योंकि ये प्रोनाउन है। वैसा पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन जिस प्लेस पर यूज किए जाते हैं उसी केस में आते हैं, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्टिव केस में। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। क्लियर। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगी। एक हम देख लेते हैं नेवर का फॉर्मेशन। चलिए नेवर का फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि सी नेवर डिस्करेजेस हर यंगर सिस्टर। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा सी नेवर डिस्करेजेस हर यंगर सिस्टर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना। टेंस आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हमें सेंटेंस आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस भी आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा, बीच में नेवर आया है। सेंटेंस कैसा आपका हुआ, निगेटिव सेंटेंस हुआ। इसके बाद हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, हर यंगर सिस्टर। मैंने अभी देखो आप लोगों को बताया किस प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। तो करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हर यंगर सिस्टर। क्लियर। अब इसके बाद हमें राइट क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जाएगी। ये पोसेसिव केस हुआ, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे नहीं। ये यंगर जो है एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती है, नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। नाउन कौन है, सिस्टर। बेटा सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा क्यों ना हो, उससे आप लोग डरिए मत, ठीक है। आप देखिए किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। नाउन कौन है, सिस्टर, जो कि क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर। ये देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, इज। क्लियर, चूंकि नाउन कैसा है, सिंगुलर है। अब इसके बाद या तो नॉट का यूज कर देंगे या तो नेवर का यूज करेंगे। क्लियर। ये फॉर्मेशन किसका है, नेवर का है, तो किसका यूज कर देंगे, नेवर का यूज कर देंगे। अगर नॉट वाला फॉर्मेशन होता है तो नॉट का यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद जरा देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्करेज है, हो जाएगा डिस्करेज्ड। क्या हो जाएगा, डिस्करेज्ड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड, जो कि है नहीं सेंटेंस में। इसके बाद किसका यूज कर देंगे, बाय का। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, सी। ये क्या है, प्रोनाउन, और कैसा प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। इसका कंप्लीट पैसिव वॉइस का सेंटेंस ये बनेगा कि हर यंगर सिस्टर इज नेवर डिस्करेज्ड बाय हर। क्लियर। अब अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेटा एक बार मैं पुनः एक बात और रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप एक टेंस की वॉइस अच्छे से समझ गए तो शेष जितने भी आपके टेंस हैं उनकी जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे सेम तरीके से बनाएंगे। जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस अच्छे से समझ गए तो शेष जितने भी टेंस होंगे आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। चलिए देखते हैं। आप लोगों को सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं। अगर कोई भी सेंटेंस राइट है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए, क्या लग जाए, क्वेश्चन मार्क, समझ जाना वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं काइंड की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 काइंड होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। चलिए इसकी पैसिव वॉइस हम सीख लेते हैं। अब इसकी भी पहचान देख लो। देखो बेटा
कंप्लीट इसका जो नेम है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐड है ना, तो भाई जब इसकी आइडेंटिफिकेशन की हम बात करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। और चूंकि इसका नेम क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी? हेल्पिंग वर्ब से। अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो उस समय तुम्हें ये समझना है कि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब चलिए हम इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। इसके बाद क्या राइट किया जाएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद में अगर आपका नॉट आता है, नॉट नेवर, तो यहीं पर आएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ठीक है? इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसके बाद में बेटा क्या? अदर वर्ड। और इसके बाद में क्या आएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो देखिए बेटा जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है वो आइडेंटिफिकेशन से फॉलो हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन से मैच कर रहा है। ये देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लास्ट में क्या आया है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है? चलिए हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब राइट है, तो हम पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? इज, एम, आर। क्लियर? इसके बाद में जहाँ सब्जेक्ट है भाई वो प्रोसेस तो सेम होगा। सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन आता है? ऑब्जेक्ट। अर्थात ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है? सब्जेक्ट के प्लेस में। क्लियर? इसके बाद नॉट नेवर आएगा तो राइट कर देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया। क्लियर? ऐसे यहाँ पर भी है। क्लियर? इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसके बाद में अगर आपका अदर वर्ड है तो अदर वर्ड राइट करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्लियर? इसके बाद में बेटा बाई। ठीक है? बाई। और इसके बाद में सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। क्लियर? और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है? चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक? एग्जाम्पल जैसे मैंने राइट किया कि डज राम स्टडी इंग्लिश। डज राम स्टडी इंग्लिश। ठीक है? चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है और ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसीलिए इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद सेंटेंस आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, अर्थात ये सेंटेंस क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर? इसके बाद हम सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है? कौन अंग्रेजी पढ़ता है? राम। अभी मैंने बताया था हु अर्थात कौन से क्वेश्चन करने पर सेंटेंस में जो मिलता है वो सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये हुआ, राम क्या पढ़ता है? अंग्रेजी पढ़ता है। क्या लगाने से क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट, अर्थात इंग्लिश क्या हुआ? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। सारी बातें क्लियर? अब इसके बाद हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में देखो हेल्पिंग वर्ब, ये एक्टिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस का है। तो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर क्या हम लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज, एम, आर। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? इंग्लिश है। तो इंग्लिश क्या है? सिंगुलर है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज। क्लियर? इसके बाद में हम क्या राइट करेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर लो तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश। क्लियर? इसके बाद में क्या यूज करेंगे? नॉट या नेवर। लेकिन सेंटेंस में नॉट नेवर आया नहीं है तो राइट करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टडीड। क्या होगी बेटा? स्टडीड होगी। क्लियर? इसके बाद में क्या? अदर वर्ड। अदर वर्ड है नहीं राइट करेंगे। इसके बाद क्या यूज करेंगे? बाई। तो क्या हो जाएगा? बाई। और इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ राइट किया जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का? राम। कहाँ राइट किया जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या हो जाएगा? राम।
ठीक है, नाउन का कोई केस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए जैसा यहाँ पर राम लिखा वैसे वहाँ पर राइट कर दिया जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्या राइट किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो अभी मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशंस बता रहा हूँ ये पूरी इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, इनकी आइडेंटिफिकेशन जैसे अभी मैंने बताया ऐसे ही होगी। जैसे कि मैंने अभी एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता रहा हूँ, अगले टेंस की जब हम पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नहीं बताऊँगा, आप लोगों को उनको याद रखना होगा। ये पूरी इंग्लिश ग्रामर की समझ लो सेंटेंसेस की पहचान है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, और सेकेंड पार्ट इसका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन वर्ड के बारे में आना चाहिए, ठीक है। तो हम जो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनको मैं राइट कर रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले आपका आता है हु, इसके बाद हुम, इसके बाद हुज, इसके बाद व्हेन, इसके बाद व्हेयर, इसके बाद व्हाई, इसके बाद व्हाट, इसके बाद व्हिच, इसके बाद हाउ मेनी, इसके बाद हाउ मच, ठीक है, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। मैं इसके बाद ये बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो अपने बाद हमेशा नाउन रखते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए हुज, हुज के बाद भी हमेशा नाउन आता है, क्लियर। इसके बाद व्हिच, व्हिच के बाद भी हमेशा नाउन आता है, ओके। इसके बाद हाउ मेनी और हाउ मच, इनके बाद भी हमेशा नाउन आता है। याद रखना, अगर एक्टिव वॉइस का चाहे सेंटेंस हो चाहे पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो, अगर इनके साथ नाउन आ रहा है तो हम नाउन को इन्हीं के साथ लगा रहने देते हैं, नाउन को हटाते नहीं हैं। क्लियर? चलिए एक देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हु आया है। अभी मैं बता रहा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु के बारे में, यही है हु। देखो बेटा जो हुम है ना, इसी का केस है हु। हु जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसी का ऑब्जेक्टिव केस हुम है, और इसी का पोसेसिव केस क्या है, हुज है। क्लियर? ये है आपके क्वेश्चन वर्ड्स, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस शॉर्टकट में मैंने लिख दिया IS का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते चलिए। सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान। तो ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो समझ जाना वो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर? चलिए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, डू या डच। इसके बाद में क्या यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद में नॉट या नेवर। क्लियर? इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जरा देखिए कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस में जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे लेकिन किसकी, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है एस एम आर। क्लियर? इसके बाद हम कहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, सब्जेक्ट की प्लेस पर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर राइट कर देंगे। अगर नॉट नेवर आता है तो राइट करेंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। क्लियर?
इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्लियर। इसके बाद में अदर वर्ड अगर आता है तो राइट करेंगे, नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद बाई और इसके बाद क्या बेटा, सब्जेक्ट कहाँ राइट कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दिया जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा कि व्हाई हैज, नो बेटा हैज़ नहीं, हैज आ सकता है लेकिन हम किस टेंस की वाइज पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, हो जाएगा व्हाई डू दे पनिश राम, ठीक है, व्हाई डू दे पनिश राम। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, सेंटेंस का टेंस पहचानना, ठीक है। जरा देखिए जो ये स्ट्रक्चर है ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर डायरेक्ट पहचानना हो तो देखिए आप हेल्पिंग वर्ब, ये देखो डू डच किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसीलिए इस सेंटेंस का टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। इसके बाद सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे। जरा देखिए यहाँ पर व्हाई वर्ड यूज हुआ है, व्हाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, देखो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है और सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, अर्थात सेंटेंस कैसा होगा आपका, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अब आप लोग अपने आप फाइंड कर लीजिएगा। हु से क्वेश्चन करोगे तो दे मिलेगा और हुम से क्वेश्चन करोगे तो राम मिलेगा, अर्थात सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ, दे, और ऑब्जेक्ट कौन हुआ, राम, क्लियर। चलिए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा है पैसिव वॉइस में वैसे ही लिखा है, इसके साथ कोई भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अपने ही प्लेस पर लिख देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जरा देखिए किस वॉइस की, पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ऑब्जेक्ट की, चूंकि ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है, राम। राम कैसा है, सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, क्लियर। इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो राम को राइट कर दिया जाएगा, राम, क्लियर। इस स्ट्रक्चर को आप देखते जाइए। क्वेश्चन वर्ड हमने राइट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब राइट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया, नॉट नेवर, लेकिन सेंटेंस में क्या नॉट नेवर आया, नहीं आया, तो कोई बात नहीं। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश की क्या होगी, पनिश्ड। तो पनिश की वर्ब, पनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड होगी। इसके बाद क्या, अदर वर्ड, सेंटेंस में कहीं अदर वर्ड है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या यूज करेंगे, बाई, तो क्या हो जाएगा, बाई, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ राइट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। सब्जेक्ट कौन है, दे, लेकिन कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसका केस होता है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम, क्लियर। और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। ये था पैसिव वॉइस, क्लियर। एक बात और, ठीक है, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में क्यों आया। एक रीजन तो मैंने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया गया तो ऑब्जेक्टिव केस में आए। दूसरा रीजन ये भी है, बाई, बाई एक प्रीपोजिशन है और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाले पर्सनल प्रोनाउन का केस ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्लियर। इसीलिए यहाँ पर देम यूज किया गया है, ओके। अभी जो मैंने ये बताया, ये व्हाई का एग्जाम्पल बताया, एक हम नाउन वाला, जो नाउन रखते हैं उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हिच बुक डू यू teach your brother। सेंटेंस लिखा व्हिच बुक डू यू टीच योर ब्रदर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा,
सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना, हेल्पिंग वर्ब डू आई है, यहाँ से क्लियर हो गया कि सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। इसके बाद सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना कि सेंटेंस कैसा, ये देखो व्हिच आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क आया है, अर्थात सेंटेंस कैसा हुआ आपका, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर। इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोग क्वेश्चन पुटअप करोगे तो क्लियर हो जाएगा, कौन होगा, यू होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा, योर ब्रदर होगा। चलिए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, तो क्या लिख दिया जाएगा, व्हिच। अब बच्चे यहाँ सस्पेंशन में हो जाते, बुक को इधर उधर लिख देते, नहीं, अब किसके साथ आया, व्हिच के साथ आया, तो इसी के साथ, चाहे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो चाहे पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो। ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, हिंदी कोई सेंटेंस आएगा उसको ट्रांसलेशन करना होगा। जैसे हमने कहा कि तुम अपने भाई को कौन सी पुस्तक पढ़ाते हो, देखो व्हिच का हिंदी अर्थ होता है कौन सी, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, व्हिच, और पुस्तक क्या, बुक, तो व्हिच बुक एक साथ लिखा जाएगा। क्लियर। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस बुक को इस व्हिच के साथ ही लिखेंगे। क्लियर हो जाएगा, व्हिच बुक। क्लियर। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वो भी पैसिव वॉइस की क्या होती है, इज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, योर ब्रदर, योर के अकॉर्डिंग जाएगी नहीं, आपको पता है, क्योंकि ये पोसेसिव केस है, ब्रदर के अकॉर्डिंग जाएंगे, ब्रदर कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या यूज किया जाएगा, इज, हो जाएगा व्हिच बुक इज। क्लियर। इसके बाद क्या राइट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो ऑब्जेक्ट आपका पूरा कौन है, योर ब्रदर, क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। क्लियर। अब इसके बाद में आप स्ट्रक्चर देखते जाइए, नॉट नेवर, तो नॉट नेवर इस सेंटेंस में आया नहीं तो नहीं राइट किया जाएगा। इसके बाद क्या राइट किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन है वर्ब, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, टाट। इसके बाद अदर वर्ड है नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, अदर वर्ड है नहीं। इसके बाद क्या राइट किया जाएगा, बाई। इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ राइट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस आपको पता है क्या होता है, यू ही होता है, और लास्ट में सेंटेंस के क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है फिर भी उसकी पैसिव वॉइस बन जाती है। कैसे, जरा देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि व्हिच बुक डू यू स्टडी, मान लिया ये आ गया, तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा अगर भाई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बननी चाहिए ना, लेकिन बनेगी। इसमें थोड़ा सा अपने तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका हिंदी अर्थ ये होगा कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। क्लियर। अगर अभी नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बाद में जो वीडियोज़ बनाऊंगा वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बननी चाहिए, लेकिन बनेगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है। हमने कहा कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, हिंदी में बता रहा हूँ, कौन सी पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है, कौन सी पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है। अब इसी का ट्रांसलेशन कर देना है। ठीक है। एक टॉपिक होता है इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर दूंगा, उसके बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट ना कर पाओ, जिसकी पैसिव वॉइस ना बना पाओ, सब आप कर ले जाएंगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत सारे रूल्स पढ़ा दिए जाते हैं। क्लियर। ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन कर देंगे। व्हिच बुक डू यू लाइक, डू यू स्टडी, तो क्या हो जाएगा, माने कौन सी पुस्तक तुम पढ़ते हो, अर्थात कौन सी पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है। तो कौन सी पुस्तक की स्पेलिंग क्या होगी, व्हिच बुक। ठीक है। अब पैसिव वॉइस में जा रहा है ना, तो बुक के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, इज, क्या जाएगा, इज। क्लियर। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस इतना ट्रांसलेशन हुआ, कौन सी पुस्तक पढ़ी जाती है तुम्हारे द्वारा। बाय का मतलब होता है द्वारा, तो क्या हो जाएगा, बाय। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव बेस यू ही होता है, बाय यू, कौन सी पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब ट्रांसफॉर्मेशन मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोग क्लियरली इसको समझ जाओगे कि कैसे बना दिया गया। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, ये एक्सेप्शनल सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं आपके नॉलेज को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो इस कंडीशन में आप ऐसे बना सकते हैं। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस बनेगी अगर इसी प्रकार तोड़ दिया जाए। तुम क्या कर रहे हो, अगर पैसिव वॉइस में तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे होगा।
जैसे मान लिया हम टेंस की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, तो अगर हम सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे तुम क्या करते हो ना, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाट डू यू डू। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, तो हो जाएगा व्हाट इज डन बाय यू। क्लियर। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड के साथ ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर अभी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा। क्लियर। चलिए, अभी एक क्वेश्चन वर्ड छूटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, जिसका नाम है हु। चलिए हु के बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले अभी मैंने बता दिया हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन है जिसका नाम है हु। अब कह दो और कौन से प्रोनाउन होते हैं, जब मैं प्रोनाउन का सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। क्लियर। चलिए देखते हैं हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है अकेला जिसके केस होते हैं। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम और हु का पोसेसिव केस होता है हुच। हम ऊपर इसके शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पोसेसिव केस है। इसको इसके बताने के पीछे भी मेरा पर्पज है, अभी देखना। ठीक है। चलिए हु का स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए भाई, अगर ये आपका क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, आप लोग टेंस पढ़े होंगे, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और निगेटिव में नॉट भी आ सकता है, नेवर भी आ सकता है। ये जो हु है, हु के सबसे ज़्यादा फॉर्मेशंस बनेंगे। चलो देखते हैं। देखो हु आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो इजीली इसको समझेंगे हु। और एक बात मैं और बता दूं, हु सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे कैसे, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। हमने कहा कौन तुम्हें पढ़ाता है, तो आप किसी एक टीचर का नाम लोगे। अगर किसी एक टीचर का नाम लोगे, कहने का मतलब वो सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में हु सिंगुलर होगा। हमने कहा कि आज स्कूल में, ठीक है, किसने तुम्हें पढ़ाया। ठीक है, आज स्कूल में किस टीचर ने तुम्हें पढ़ाया। यहाँ बहुत सारे टीचर की बात हो रही है, यानी कि 1+ है, एक से अधिक है, तो इस कंडीशन में हु क्या होगा, प्लूरल। हु सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव मान करके वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में जानते कौन सा, आपको टेंस अगर पता होगा तो क्लियरली आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो मैं इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद अगला टॉपिक आपको टेंस ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो वॉइस अच्छे से नहीं समझ में आएगी, वॉइस भी नहीं आएगी, यानी कि कोई भी टॉपिक, ये बेस है। क्लियर। मैं टेंस जब पढ़ाऊंगा तो उसी के साथ साथ आपको सेंटेंस के बारे में भी अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अब टॉपिक को मैंने इनिशिएट किया तो आप लोग इसको समझिएगा। क्लियर, बच्चे समझ रहे होंगे। हु अब अफर्मेटिव सेंटेंस में जब लेंगे तो अफर्मेटिव वाला रूल लगेगा। वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में SES IES, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। क्लियर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि हु लगाने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस वाला रूल। वर्ब फर्स्ट कब, जब हु प्लूरल होगा। वर्ब फर्स्ट में SES IES कब, जब हु कैसा होगा, आपका सिंगुलर होगा। क्लियर। अब निगेटिव सेंटेंस में एक नॉट का स्ट्रक्चर बनेगा, अब नेवर का बनेगा। तो नॉट वाला पहले देख लेते हैं। तो हु, इसके बाद क्या, अब नॉट वाला होगा तो या तो लगेगा डू या लगेगा डज, और डू डज लगाना आप लोगों को पता होगा। जब हु कैसा होगा, प्लूरल, तो क्या लगेगा डू। जब हु कैसा होगा, सिंगुलर, तो क्या लगेगा डज। इसके बाद में क्या, नॉट, इसके बाद में वर्ब फर्स्ट, इसके बाद में क्या, ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड। अब नेवर जरा देख लेते हैं। नेवर, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हु, इसके बाद में नेवर। अब नेवर लगाने के बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस में पता था अफर्मेटिव सेंटेंस वाला रूल फॉलो करते हैं। तो वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में SES IES। क्लियर। इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे हु के, लेकिन पैसिव वॉइस का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। जरा देखिए कैसे, मैं हर चीज़ आपको प्रूव करके बताऊंगा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लोग बता देते हैं कि डायरेक्ट हु को बाय हु में चेंज करके सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखते हैं। मैं बताऊंगा क्यों लिखते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में। मैंने हु के बारे में बताया कि ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सिर्फ इकलौता एक ऐसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसके केस होते हैं। ठीक है, ये लिख दिए, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस या पोसेसिव केस। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि हु सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कैसे होता है मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि ये हु सेंटेंस में किस किस का वर्क कर सकता है। याद रखना, सेंटेंस में हु जो है क्वेश्चन वर्ड का भी वर्क कर सकता है और सब्जेक्ट का भी वर्क कर सकता है, यानी कि ये सेंटेंस में दोनों का वर्क करता है। क्लियर? जरा देखिए, सिर्फ एक सेंटेंस है जिसमें सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड का कार्य करता है, इसको मैं नरेशन में पढ़ाऊंगा, नहीं आप लोग इसमें थोड़ा सा ठीक कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये 99.999% दोनों कवर करता है सेंटेंस में, ये क्वेश्चन वर्ड का भी और सब्जेक्ट का। जो मैंने फॉर्मेशंस लिखे इन सेंटेंसेस में ये क्वेश्चन वर्ड का भी वर्क कर रहा है और सब्जेक्ट का भी वर्क कर रहा है। क्लियर? तो भैया मेरी बात समझिएगा, अगर ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाता है। और इसके केस होते हैं, आपको पता है हु का केस होता है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? जाके हुम बनेगा, जाके बनेगा, अभी मैंने ऊपर लिखा भी है। और किसके साथ लिखा जाएगा? बाय के साथ। आपको पता है जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाता है तो बाय प्रीपोजिशन के साथ लिखा जाता है, इसीलिए बाय हुम जब जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो ये बाय हुम बनकर जाएगा। ये जब मैंने हु को बाय हुम में चेंज कर दिया तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो हु है सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। एक प्रूफ हुआ, लेकिन दूसरा प्रूफ ये भी कराना है ये सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का भी वर्क कर रहा है। और हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, इसीलिए बाय हुम को हु को बाय हुम में चेंज करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देते हैं, ताकि इससे ये प्रूफ हो जाए कि ये क्वेश्चन वर्ड का भी वर्क कर रहा है। क्लियर? दोनों का वर्क करता है, इसलिए दोनों चीज हमको यहाँ पर सेटिस्फाई करानी है। बाय हुम में चेंज करके मैंने क्या प्रूव किया? ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग में लिख करके क्या प्रूव किया? ये क्वेश्चन वर्ड का भी वर्क कर रहा है। इसीलिए डायरेक्ट ये बताया जाता है हु को बाय हुम में कन्वर्ट करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है। रीजन ये है जो मैंने बताया। क्लियर? अब डायरेक्ट आप लोग जान लीजिए, ठीक है? हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे? बाय हुम में। ठीक है, इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस की क्या जाएगी? इज, एम, आर। क्लियर? अब इसके बाद जरा देखिए बेटा, हाँ, इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट है ना सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा। इसके बाद में अगर नॉट नेवर आता है तो यूज करेंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं। क्लियर? इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यही है सब्जेक्ट आपका। क्यों लिखा गया स्टार्टिंग में आपको पता है। क्लियर? चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। और इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और मोस्टली यही पूछा भी जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो। नहीं, आप लोग इसको क्लियर करके देखना कि बाय हुम में चेंज करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्यों लिखा गया, तो इसका रीज़न यही है बेटा जो मैंने अभी बताया। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आ गया कि हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। देखो सारी चीज़ें मैं प्रूव करने वाला हूँ। तुम्हें कौन पढ़ाता है, सबसे पहले मैंने बताया कि हु जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? इसके बाद मैंने बताया कि हु सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जरा हिंदी अर्थ निकाल कर देखिए, कौन तुम्हें पढ़ाता है तो किसी एक टीचर का नाम बताओगे तो इससे कंडीशन, इससे ये क्लियर हुआ कि ये सिंगुलर है, इसलिए देखो यस या यस भी लगा, सिंगुलर है। क्लियर? चलिए अब मैंने बताया था ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी वर्क करता है, तो सब्जेक्ट आपका यही हुआ, ऑब्जेक्ट कौन हुआ? ये हुआ। क्लियर? चलिए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है, बाय हुम। हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे? बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चे अब आप लोग को सस्पिशन नहीं होना चाहिए कि सर जी ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाना चाहिए। स्टार्टिंग में क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों का वर्क कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का, इसीलिए इसे बाय हुम में कन्वर्ट करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा गया। क्लियर? इसके बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जा रहा है ना बेटा। तो ऑब्जेक्ट कौन है? यू। यू कैसा होता है? प्लूरल होता है, तो क्या जाएगा? आर। क्लियर? इसके बाद जरा देखिए क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन है? यू है। क्लियर? इसके बाद में नॉट नेवर। अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता, ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पर नॉट यूज कर दिया जाता। अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पर नेवर यूज कर दिया जाता। क्लियर? इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। कौन है? टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट।
क्लियर? तो सेंटेंस के लास्ट में क्या राइट कर दीजिएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये था बेटा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस।